सारी खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे की। भारत और यूके के बीच रिश्तों की डोर और मजबूत करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दिल्ली में मिले। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में बातचीत की। इसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, जलवायु के साथ साथ वैश्विक हालात पर बातचीत हुई। यूक्रेन में युद्ध विराम, हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित को आगे बढ़ाने पर भी बात की गई। बोरिस जॉनसन ने इसका जिक्र भी किया कि उन्होंने भारतीय कोरोना वैक्सीन ली है जो काफी अच्छी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन को भारत के हाइड्रोजन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। And India, certainly the largest democracy, is one of the defining friendships of our times. And what we're doing is taking forward an ambitious 10-year roadmap for British-Indian relations that we agreed last year. It was great to see you at the G7, but since then the threats of autocratic coercion have grown even further. And it's therefore vital that we deepen our cooperation, including our shared interest in keeping the Indo-Pacific open and free. The UK is creating an India-specific open general export license, reducing bureaucracy and slashing delivery times for defence procurement. We've agreed to work together to meet new threats across land, sea, air, space and cyber, including partnering on new fighter jet technology, maritime technologies to detect and respond to threats in the oceans. We're extending our partnership as science superpowers and building on the collaboration between Oxford, AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute. तो ये प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा है। कल वो अहमदाबाद में थे और वहां पर भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम था और आज वो दिल्ली में थे जिसमें आपने देखा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं और भारत और ब्रिटेन दोनों ने ही एक दूसरे को अपना मजबूत पार्टनर बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया और जो 2 दिन की तेजी थी उस पर आज ब्रेक लग गया। सेंसेक्स आज 715 पॉइंट तो निफ्टी 221 पॉइंट गिरकर बंद हुए हैं। मिड और स्मॉल कैप में भी आज बिकवाली हावी रही है। चलिए बाजार का पूरा हाल समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, बाजार में आज क्या हाईलाइटर्स थे? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत जो थे वो थोड़े कमजोर थे, तो उसी की तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत भी धीमी होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन धीरे धीरे जो मार्केट्स में पेन था वो फर्दर प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ा। सेकेंड हाफ में एक समय में बाजार ने रिकवरी भी दिखाई, 17,300 के ऊपर भी गया, लेकिन वापस दोबारा बिकवाली आई और दिन के निचले स्तरों के आसपास इंडेक्स को लेकर चली गई। बिकवाली थी फ्रंट लाइन में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, बैंक में, जहां पर कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल आज प्रेशर में था, आईटी आज प्रेशर में था, फार्मा में कुछ हद तक दबाव था, लेकिन ओवरऑल जो वीकनेस थी वो मार्केट में देखने को मिल ही रही थी। फर्स्ट हाफ में मिड कैप स्मॉल कैप भले तेजी में कामकाज करता, लेकिन सेकंड हाफ तक वो तेजी भी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। तो प्रेशर रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बड़े नंबर्स का
इंतजार है, जिसमें अब आईसीआईसीआई बैंक जैसे नंबर्स का बाजार वेट कर रहा है। लेकिन हाँ, ओवरऑल आज थोड़ा कमजोरी का दिन जरूर कह सकते हैं मार्केट्स में। राइट, तो सुमित, एक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्शन फिर कहां देखने को मिला? देखिए, आज थोड़ा बहुत ऑटो में बाइंग थी, लेकिन मेटल आज प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा था। निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डालेंगे तो आज अदानी पोर्ट नई खरीद के बाद यहां पर एक मूव आता दिखाई पड़ा। 0.3% के आसपास का उछाल था। M&M करीब 1% चढ़ा, मारुति में करीब 0.5% की बढ़त और ITC फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली रही आज हिंडाल्को में 5% का दबाव, SBI 3% नीचे, ग्रासिम 2.5% टूटा और HUL भी करीब 3.5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गेन कर रहा था टाटा एलेक्सी, जहां पर करीब 0.6% के आसपास की बढ़त थी। क्लीन साइंस 0.4% ऊपर, यूनाइटेड ब्रिवरीज 4% का उछाल यहां पर और एस्ट्रल भी करीब 2% चढ़कर बंद हुआ। आज मिड कैप के टूटने वाले शेयरों में पॉलीकैब का नाम शुमार था। लास्ट आवर में सेलिंग आई, करीब 8% नीचे बंद हुआ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 4.5% टूटा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 4% टूटा और टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स के दम पर करीब 3.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज F&O में लीड कर रहा था यूनाइटेड ब्रिवरीज, माइंड ट्री, कोलगेट और अदानी पोर्ट, जहां पर कुछ हद तक खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज F&O लूजर्स में सबसे ऊपर नाम पॉलीकैब का 8% टूटा। ICICI लोम्बार्ड नंबर्स की वजह से प्रेशर में आया। मेटल से हिंडाल्को और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। बैंकिंग में दबाव था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा SBI, इंडसइंड, एक्सिस बैंक के अंदर और मेटल में आज प्रेशर देखने को मिल रहा था। हिंडाल्को में, हिंदुस्तान कॉपर में, नाल्को में, वेल्सपन कॉप में, तो तमाम मेटल और बैंक्स जो कि मार्केट में हैवी प्रेशर क्रिएट कर रहे थे और मिड कैप स्मॉल कैप में भी दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, तो ये था आज के बाजार का लब्बो लुआब और क्यों कमजोरी आई और कहां से ये कमजोरी आई। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार की खबरों के बाद अब कुछ और खबरों का हम रुख करेंगे और यहाँ पर अब आपसे हम बात कर लेते हैं कि हमारी खास सीरीज मार्केट मेंटर्स में आज क्या है। तो आने वाले कुछ समय में इकोनॉमी के लिए भारी साबित हो सकता है, ये कहना है कोटक महिंद्रा AMC के नीलेश शाह का। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि कच्चा तेल आगे चलते हुए मुश्किलों को बढ़ा सकता है। इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी अपने आप को कैसे इस वक्त प्लेस कर रही है? इस वक्त जो नियर टर्म आउटलुक है इकोनॉमी का, उसके ऊपर कुछ जो शंका है। हमारी कुंडली में राहु और केतु ऑयल प्राइस है। जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ती है। हम तकरीबन 4.8 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन इंपोर्ट करते हैं। अब ऑयल के दाम 10% बढ़े तो इन्फ्लेशन 40 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है। करंट अकाउंट डेफिसिट 30 बेसिस पॉइंट वाइडन हो जाती है और GDP ग्रोथ 20 बेसिस पॉइंट कम आती है। तो इन द नियर टर्म हमें ये राहु काल पास करना है। हायर ऑयल की वजह से हमारी इकोनॉमी पे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। बट कंपेयर टू 2014 जब ऑयल के दाम $100 के ऊपर थे और हमारी हालत काफी खस्ता हो गई थी, उसके सामने आज की तारीख में हम इस पेन को, इस राहु काल को पसार करने के लिए सक्षम है। तो नीलेश शाह से आप ये पूरी बातचीत देख सकते हैं आज शाम 7:27 पर। अब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से राहु केतु से पार पाया जाएगा अर्थव्यवस्था के अंदर। जरूर सुनिए मार्केट मेंटर्स में आज 7:27 पर। हम बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों में संक्रमण फैलने की रफ्तार अब बढ़ रही है। हालांकि देश में अभी भी 15,000 से कम एक्टिव केस हैं, लेकिन दिल्ली जैसी जगहों पर चिंता बढ़ चुकी है। वहां मास्क फिर से अनिवार्य हो गया और स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस भी आ गई हैं। डिटेल के साथ है हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। तो दीपाली, दिल्ली से और क्या खबर है, साथ ही बाकी देश का भी हाल बताइए कि क्या अब मामला थोड़ा चिंताजनक हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर ओवरऑल स्थिति को देखा जाए देश में तो चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में एकदम से ही कोरोना के नए मरीजों की संख्या में काफी उछाल आया है। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में 965 नए केस आए हैं और 1 मरीज की मौत कोविड की वजह से हुई है। इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि स्कूलों में जिस तरह से हम देख रहे हैं मामले सामने आ रहे हैं, बच्चों के बीच में भी
संक्रमण फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से आज एक एसओपी जारी किया गया है स्कूलों के लिए, जिसमें मुख्य तौर पर इन बातों को शामिल किया गया है कि बच्चे एक दूसरे के साथ बैग्स, लंच, वाटर बॉटल और बुक्स जैसा जो सामान है वो शेयर नहीं करेंगे। जो एंट्री गेट है स्कूल्स का, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग को मैंडेटरी किया गया है। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ये कहा गया है अगर उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे स्कूल भेजने से बचे। तो ये बड़ा अपडेट राजधानी दिल्ली से है। अगर ओवरऑल आंकड़ों की बात की जाए तो देश में पिछले 24 घंटे में 2451 नए केस आए हैं और 54 मरीजों की मौत कोविड की वजह से हुई है। इस बीच एक राहत की खबर वैक्सीन को लेकर है। सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है कि हर एक एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। इसी बीच सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से सिफारिश की है कि 5 से 12 साल के बच्चों के लिए जो बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है उसे मंजूरी देने की सिफारिश सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से की है। जी, तो चलिए यहाँ पर थोड़े थोड़े कंसर्न्स उठते हुए हर जगह से, और किस तरीके से खासतौर पर बच्चों के लिए ये मामला इस बार थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। और अब वैक्सीन को छोटे बच्चों के लिए, यानी 12 साल से भी छोटे बच्चों के लिए सिफारिश वहाँ पर आती हुई। बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो कोरोना की ये ताज़ा दस्तक क्या कह रही है, कितना खतरा है और क्या है वो उपाय जो अभी से फिर से आपको करने चाहिए, और इसी पर आज एक्सपर्ट्स के साथ एक बार चर्चा करने जा रहे हैं। शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में दिल्ली से मुंबई तक फिर कोविड की दस्तक। चलिए अब बात कर लेते हैं टेलीकॉम जगत की हलचल की हमारे खास कॉलम टेलीकॉम अपडेट में। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए भले ही टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने स्पेक्ट्रम की कीमतों को 30 से 40% तक का कटौती की सिफारिशें की हों, लेकिन बावजूद इसके टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि 5G स्पेक्ट्रम अभी भी दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे महंगा है। यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार मंत्रालय से TRAI की सिफारिशों पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। देखिए पैकेज। दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक इस साल 5G स्पेक्ट्रम नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन 5G स्पेक्ट्रम के लिए कितना शुल्क कंपनियां देंगी, इस पर फिलहाल ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक मत नहीं है। नीलामी की प्रक्रिया को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ने 700 मेगाहर्ट्ज की कीमतों में 40% कटौती की सिफारिश की है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक ये प्रस्ताव भी वित्तीय तौर पर वाजिब नहीं है। CLSA की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पर मेगाहर्ट्ज के आधार पर 5G की कीमत दुनिया भर से ज्यादा है। अगर 5G के लिए 3.3 से 3.8 गीगाहर्ट्ज बैंड को देखें तो इसमें भी इटली, साउथ कोरिया, UK, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के मुकाबले देश में स्पेक्ट्रम काफी महंगा है। दूसरा जो स्पेक्ट्रम 5G के लिए चाहिए वो बहुत अधिक मात्रा में चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी हाई होगी। उसके अलावा जो बैक हॉल में, माइक्रोवेव में, स्पेक्ट्रम में, कनेक्टिविटी में, सब चीज में एक बड़ी भारी लागत आने वाली है। मैं नहीं सोचता कि इन दामों के हिसाब से जो TRAI ने दिए हैं इसके बेसिस पे 5G सर्विसेज को लॉन्च करना कोई फाइनेंशियली वायबल होगा। हालांकि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन का प्लान पूरी तरह से ट्रैक पर है। सरकारी प्लान के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया जून-जुलाई से शुरू की जा सकती है। जहां तक स्पेक्ट्रम की कीमतों से जुड़ी ट्राई की सिफारिशों की बात है तो वैष्णव ने कहा है कि जल्द ही इसका बढ़िया हल निकाला जाएगा। दूरसंचार मंत्री का ये बयान इस ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में 5G स्पेक्ट्रम की मौजूदा कीमतों में कुछ और रियायत दी जा सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जहांगीरपुरी जो कि दिल्ली का इलाका है से लेकर अलवर राजस्थान में इस वक्त तक क्या विवाद चल रहा है। पूरा अपडेट देखिए आगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा और बुलडोजर चलने के बाद सियासत तेज हो चुकी है। जहांगीरपुरी में एक के बाद एक पार्टियों के नेता चक्कर काट रहे हैं। कल कांग्रेस के नेता जहांगीरपुरी गए थे और आज समाजवादी पार्टी और टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल लोगों से मिलने जहांगीरपुरी पहुंचा है। हालांकि आज सुबह विश्व हिंदू परिषद के नेता जहांगीरपुरी गए थे, लेकिन उन्हें कुशल चौक पर रोक दिया गया। वीएचपी के नेता गलियों में जाने की कोशिश कर रहे थे। इधर बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने बुलडोजर से हो रही कार्रवाई पर भड़कीला बयान दिया है। तौकीर रजा ने कहा है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएंगे उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। इधर राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में 3 मंदिर तोड़े जाने के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर करीब 300 साल पुराने मंदिर को ढाया गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके में मौजूद 3 मंदिरों को गिरा दिया। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस विधायक, एसडीएम और नगरपालिका के सीईओ के खिलाफ राजस्थान के राजगढ़ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई हुई है। अलवर से संवाददाता भवानी सिंह मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जायजा लिया है कि आखिर वहां पर हुआ क्या। बुलडोजर देश के कई राज्यों में जमकर चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी शासित राज्यों में दंगाइयों के घरों के अतिक्रमण बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर बुलडोजर मंदिरों पर चला। राजस्थान के अलवर के राजगढ़ के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 3 मंदिर बुलडोजर से ढा दिए गए, गुंबज तोड़ दिए गए, मूर्तियां हटा दी गई। उसके बाद गुस्से में मंदिर प्रशासन और हिंदू संगठनों ने राजगढ़ के अंदर थाने के अंदर स्थानीय कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा समेत प्रशासन के 3 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाए और दोषी अधिकारियों और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ विधायक जौहरी लाल मीणा ने सफाई दी कि राजगढ़ के अंदर नगर पालिका का बोर्ड बीजेपी का है, इसलिए जिम्मेदारी बीजेपी की है, उनकी नहीं है। कांग्रेस सरकार ने भी सफाई दी कि मंदिर तोड़ने की जानकारी सरकार तक नहीं आई है। सवाल ये है कि सरकार तक जानकारी कैसे नहीं पहुंची। दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये गहलोत सरकार की औरंगजेबी मानसिकता है और इससे पहले भी सरकार ने कई फैसले हिंदू विरोधी किए। तो जहांगीरपुरी की हिंसा हो या अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने का मामला या फिर मौलाना तौकीर रजा के जहरीले बोल, ऐसा लग रहा है जैसे माहौल अभी गर्म है। आज आवाज अड्डा पर इसी पर करेंगे खास चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा, माहौल गर्म है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार आपको CNBC आवाज पर ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी लॉग इन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज पर भी आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।